राज अपनी पत्नी अनीता के साथ शहर में रहता था। राज के माता पिता गांव में रहते थे। अनीता बहुत ही मॉडर्न विचारों वाली थी। उसे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि आज गांव से उसके सास ससुर कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे हैं, तो वो गुस्से में आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो राज? माँ बाबूजी हमारे साथ रहने के लिए आ रहे? तुम्हें पता है कि हमारा फ्लैट कितना छोटा है, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे? कोई बहाना कर देते। अनीता, वो मेरे माता पिता है, हम ना नहीं कह सकते। उनका बहुत मन था मुझसे और तुमसे मिलने का, और जहां तक रुकने की बात है, वे लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, कुछ दिनों के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करो। अचानक डोरबेल बजती है। राज के माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े थे। लगता है मुसीबत आ गई। माँ बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो, सदा सुखी रहो। अनीता ने बड़े बेमन से अपने सास ससुर के पैर छुए और बहुत ही बेमन से उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बहू, ये कुछ घर का बना अचार और मिठाइयां हैं। राज को मेरे हाथ का आम का और मिर्च का अचार बहुत पसंद है, और ये बेसन के लड्डू ये भी बहुत शौक से खाता है। तुम भी खाना, बहुत फायदा करते हैं। मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ माँ जी। रहने दो माँ, ये लड्डू मुझे ही दो। मैं आपके हाथों के बने ये बेसन के लड्डू खाने के लिए तरस गया था। अनीता का एकदम से मुंह पर मना करना राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसके माता पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच तो यह था कि वो बहुत सीधे साधे स्वभाव वाले थे, पर अनीता को अपने सास ससुर का साथ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लाओ बहू, खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ना अलग सिस्टम बना हुआ है। कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है ये मुझे ही पता है। वैसे भी मैं किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाती हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अनीता की सास चुपचाप रसोई से बाहर आ जाती है। तभी अनीता के ससुर सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां ले आए। अरे बाबूजी, इतनी सारी सब्जियां क्या क्या ले आए? अरे वाह, साग सब्जियां, करेले, फलियां, बैंगन, अरे कटहल भी। अरे ये सब सब्जियां खाए हुए कितने दिन हो गए। गांव में तो पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगते हैं बेटा, वहां से ताजे तोड़ कर लाते हैं और तुम्हारी मां बनाती है। यहां एक चीज नहीं दिखी, ताजा ताजा कटहल और साग काट कर देते हैं और फालतू रुपए भी नहीं मांगते। बहू, ये लो, अब पूरे एक हफ्ते नई नई सब्जियां बनाओ। मैं एक साथ ले आया हूं, फिर अगले हफ्ते और ले आऊंगा। मैं ये कटहल और साग वगैरह नहीं बनाती। ये सब सब्जियां बनाने में बहुत समय लगता है, और आप लोग, मेरा मतलब है कुछ दिन और रुकने का। अनीता, वो तुम गैस पर दूध चढ़ाकर आई थी ना? अनीता को राज ने चुप करा दिया, वरना आज वो अपने सास ससुर के मुंह पर ही कुछ और बोल जाती। कौशल्या, एक काम करो, कटहल की सब्जी तुम बना दो। है? ठीक है जी, मैं बना दूंगी। राज के माता पिता को रहते कुछ दिन हो चुके थे। राज को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना था। इस बात पर अनीता फिर गुस्से में आ गई। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एक तो तुम्हारे माता पिता यहाँ डेरा डालकर बैठ गए हैं, ऊपर से तुम भी चाह रहे हो मैं बस उनकी सेवा ही करती रहूं। तुम तो यही चाहते हो। क्या जरूरत थी उन्हें कुछ दिन और रोकने की? मैं अकेले रह सकती थी। अरे तुम्हारे मम्मी पापा भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। अब यहां तुम्हें मैं बिल्कुल अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? पीछे से कोई परेशानी हो गई तो, और फिर कुछ दिनों की तो बात है। मैं लौट आऊंगा तो उसके बाद माँ बाबूजी चले जाएंगे। राज अपने काम से बाहर चला जाता है, पर अनीता का तो मुंह बिगड़ा ही हुआ था, क्योंकि वो अपने सास ससुर को साथ में पसंद नहीं कर रही थी। एक दिन अनीता के सास ससुर बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो अपने कमरे के वॉशरूम को यूज कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जोर की वॉशरूम में गिरती है। उसकी चीख निकल जाती है। अनीता के ससुर जल्दी से एक ऑटो को बुलाते हैं और अनीता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अनीता के पैर में काफी सूजन थी। उसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। देखिए, इनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। 1 महीने तक पूरा बेड रेस्ट करना है। आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बहू का पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, जो भी दवाइयां अच्छी से अच्छी आप लिख कर देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ताकि हमारी बहू जल्दी से ठीक हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लिख कर दे रहा हूं। बाकी तो रेस्ट करना है, उससे ही ये जल्दी ठीक होंगी। डॉक्टर ने अनीता को बेड रेस्ट बोल दिया, पर जब तक राज नहीं लौटा तब तक अनीता के सास ससुर ने उसकी बहुत देखभाल की। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी।
ये देखकर अनीता को सच में बहुत पछतावा हुआ। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज दुख की घड़ी में उसके सास ससुर उसके साथ थे। अगर वो अकेली होती तो कौन उसके लिए करता। उसने अपने सास ससुर से माफी मांगी। माँ जी, बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अकेले रहने में बहुत सुख है, पर आज मुझे पता चला कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का साथ छोटों के साथ होना बहुत जरूरी है। बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू हो, हमारी अपनी हो। तुम्हारी देखभाल हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बस अब कुछ दिन की बात है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। राज भी थोड़ी देर में आने वाला है। अभी उसका फोन आया था। तुम्हारे बाबूजी सब्जियां लेने गए हैं। आज मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। और फिर राज भी आ जाता है। अनीता में आए बदलाव को देखकर राज भी बहुत खुश था। थोड़े दिनों बाद अनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने सास ससुर को कुछ दिन और साथ में रहने के लिए कहती है। और फिर कुछ दिनों बाद वो भी राज के साथ गांव जाती है ताकि वो अपने सास ससुर के साथ रह सके। अपनी बहू से इतना प्यार और सम्मान पाकर राज के माता पिता भी बहुत खुश थे। सेठ रायचंद हीरों के बड़े व्यापारी थे। अपनी बेटी नंदिनी के लिए वो एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये बात शहर के सभी बड़े व्यापारी जानते थे। हर कोई सेठ रायचंद जैसे बड़े व्यापारी का समधी बनना चाहता था। ये बात मोहनलाल भी जानता था, जो कि एक रद्दी और कबाड़ की दुकान चलाता था। मोहनलाल चाहता था कि किसी तरह से सेठ रायचंद की बेटी नंदिनी उसके घर की बहू बन जाए। मैंने तुझे कहा था कि मुझे सारी रिपोर्ट देना। आज सुबह सेठ रायचंद सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मालिक, मैंने सारी खबर लगा दी है। सेठ रायचंद सुबह 6 बजे टहलने के लिए जाते हैं। हाँ, आपके पास ही अच्छा मौका है सेठ रायचंद के करीब आने का। बहुत बढ़िया मटकू, ये काम तूने सही किया। कल सुबह से ही रोजाना उनके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो गया। सुनो जी, तुम ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? और ये पजामा और टी शर्ट नई खरीदी है क्या? तुम तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हो जी। बस टोक दिया ना। अरे एक साथ कितने सवाल पूछती हो तुम? जरूरी काम से जा रहा हूं, बस ये कहो कि काम सफल हो जाए। मोहनलाल उसी जगह पर पहुंचता है जहां सेठ रायचंद एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। मोहनलाल जानबूझकर अपने आप को बहुत ही अमीर खानदान का दिखाता है। उसका नौकर मटकू इसमें उसका साथ दे रहा था। सेठ जी, आप इतनी देर से टहल रहे हो, ये लो, एक गिलास जूस पी लो। मटकू बेटा, तुम भी तो मेरे साथ कितनी गर्मी में टहल रहे हो। एक काम करो, तुम अपने लिए भी जूस बनवा लो और तुम भी पी लो। सेठ जी, आप कितने अच्छे हैं। हम नौकरों का भी कितना ख्याल रखते हैं। तनख्वाह के साथ साथ हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे और खाने पीने की चीज बांटते रहते हैं। बस हम तो दुआ करते हैं आपको भगवान सारी खुशियां दे। मटकू बेटा, अब तो सबसे बड़ी खुशी तभी मिलेगी जब अमर के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। सेठ जी, हम तो रोजाना भगवान से यही दुआ करते हैं कि अमर भैया को जल्दी से एक अच्छी लड़की मिल जाए और बहुरानी के आने से घर में रौनक आ जाए। सेठ रायचंद का ध्यान मोहनलाल की तरफ जाता है। मटकू बेटा, आजकल के जमाने में अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? मौका देखकर ही मोहनलाल अगला दांव खेल देता है। अरे सेठ रायचंद जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए। नमस्ते। मैं आपकी बातें ही सुन रहा था। आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी अपनी बेटी नंदिनी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं और जिस तरह से आप मुझे खानदानी लग रहे हैं, मैं चाहता हूं हम दोनों आपस में समधी बन जाएं। लगता है सुबह सुबह जरूर किसी अच्छे मुहूर्त में घर से निकला था। आपके घर का रिश्ता मुझे मंजूर है समधी साहब। मोहनलाल का तीर निशाने पर पड़ता है और रायचंद की बेटी नंदिनी का रिश्ता अमर से तय हो जाता है। शादी एक डेस्टिनेशन पर होती है, इसलिए सेठ रायचंद को सच्चाई का पता ही नहीं चलता, पर सच अपना रास्ता खुद बना लेता है और यही मोहनलाल के साथ हुआ। नंदिनी और अमर की शादी हो चुकी थी। सब लोग मंडप में बहुत खुश थे। सेठ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इस गरीब खानदान में अपनी बेटी ब्याह दी। बहुत हैरानी की बात है, कहीं ये लव मैरिज तो नहीं थी? क्या कहा? गरीब खानदान? पर मोहनलाल तो एक अमीर खानदानी सेठ है। सेठ रायचंद को मोहनलाल के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो मंडप में जाता है और अपनी बेटी नंदिनी का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने के लिए कहता है। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? खबरदार जो मुझे अपनी जुबान से पापा बोला तो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या हुआ समधी साहब,
सब ठीक तो है ना? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से की वजह तुम हो। अपने मुंह से अपनी सच्चाई यहाँ खड़े बारातियों को बताओगे या फिर मैं सबको तुम्हारा इंट्रोडक्शन दूं? अब आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? यही कि तुम्हारा बाप कोई सेठ नहीं है बल्कि ये गवार है, गवार। इसने झूठ बोलकर मुझे फंसाया। पूछो इससे। इसने मुझे कहा कि ये बहुत बड़ा सेठ है, खानदानी रईस है। पापा, आपने तो मुझसे कहा था कि आपने इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? आपका बेटा आपसे कुछ पूछ रहा है। वो मैं चाहता था कि हमारे बेटे की शादी एक अमीर घर में हो जाए, इसलिए। सुना बेटी नंदिनी, कैसे झूठे और लालची लोग हैं ये। मुझे तो लगता है ये अमर भी कोई काम नहीं करता, निठल्ला है। अपने बाप की तरह ये भी झूठा है। चलो बेटी, हम यहां अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। नंदिनी, तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। अपने पापा की तरफ से मैं सबसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी नंदिनी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। आई एम सॉरी। सेठ रायचंद नंदिनी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर जाने लगते हैं। तभी नंदिनी देखती है कि अमर की आंखों में आंसू थे जिनमें सच्चाई छुपी हुई थी। मोहनलाल और उसकी पत्नी भी मुंह नीचे करके खड़े हुए थे। नंदिनी सब कुछ देख और समझ रही थी। पापा, मेरा घर अब यही है। अमर मेरे पति हैं और मेरे सास ससुर मेरे माता पिता समान हैं। पापा, मैंने माँ को तो कभी देखा ही नहीं। बचपन से ही आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ आप मेरे भले का ही सोचेंगे, पर शादी के बाद ये सब मेरे अपने ही है। पापा, मैं इन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। आपकी तरह ये सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी की बातें सुनकर मोहनलाल को सचमुच अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है। अब सेठ जी, अपनी गलती के लिए मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दीजिए। अब ये दोनों बच्चे अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें इन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। सेठ जी नहीं, समधी बोलिए समधी साहब। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूँ। मेरी बेटी खुश है, बस मुझे और क्या चाहिए। सेठ रायचंद और मोहनलाल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नंदिनी के एक सही फैसले से दो परिवार एक हो गए। नंदिनी भी जब ससुराल पहुंचती है तो वहां भी उसे वही प्यार मिलता है जो उसे अपने पापा के घर मिलता था। नंदिनी भी अमर और अपने सास ससुर का प्यार पाकर बहुत खुश थी।